फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टेप अप एकेडमी का ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग। और आप जब आपका मन जब चाहे तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप किसी को रेफर करते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली में किसी को, तो आपके लिए प्राइजेस भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। जो स्टेप अकेडमी की वेबसाइट है उसको भी आप चेक कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको फ्री स्टडी पैकेज मिलने वाला, अपडेटेड प्लेलिस्ट है ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 6 to 12। क्योंकि ये फ्री है तो फ्री का मतलब तो बताइए हमें कि हमें कोई भी इसके लिए पे नहीं करना है, कुछ भी पे हमें नहीं करना है। ओके तो आज हम इसमें देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके इसका हमने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख चुका है, और आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए। और अब हम बात करेंगे किसकी, जो चैप्टर्स के पीछे क्वेश्चंस दिए ना चैप्टर्स के लास्ट में, उसके सॉल्यूशंस की। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पर लाया जाए। Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? चलो एथलीट ही नहीं, आप भी दौड़ लगाते हो तो दौड़ने के बाद जब बहुत तेजी से दौड़ लगा लेते हो तो आप क्या करते हो, जब रुकते हो तो क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं और डीप होती है ब्रीदिंग, है ना। जल्दी जल्दी और गहरी सांस क्यों लेते हैं हम, क्योंकि दौड़ने के टाइम पे या एथलीट्स को किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि एनर्जी को ब्रेक डाउन कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। ओके एथलीट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रेस। एथलीट्स को बहुत सारी एनर्जी चाहिए रेस के टाइम पे। ओके एंड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी दे नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। और एनर्जी रिलीज करने के लिए उनको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि एनर्जी का डिमांड बढ़ जाती है। एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो एनर्जी किससे मिलेगी, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ओके हेंस दे ब्रीथ फास्टर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। इसलिए एथलीट्स जो होते हैं या अपन भी जब दौड़ लेते हैं तो दौड़ने के बाद हम फास्टर ब्रीथ करते हैं, ठीक है। हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हम हाफने लगते हैं, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। ओके क्यों, और ऑक्सीजन से क्या हुआ, ऑक्सीजन से एनर्जी रिलीज होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें एरोबिक और एनारोबिक में सिमिलैरिटीज भी बतानी है और डिससिमिलैरिटीज भी बतानी है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का तो मतलब ये होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। ओके और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो रहा है बट ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। चलिए सिमिलैरिटीज हम देख लेते हैं। इन बोथ काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि दोनों ही रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों में किसका ब्रेक डाउन होगा, फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल मतलब ग्लूकोज। ओके ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। बोथ अकर इनसाइड द सेल। और ये जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों का ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, दोनों का ब्रेकडाउन हो रहा है सेल के अंदर। ओके किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर। बोथ सप्लाई बाय प्रोडक्ट्स। क्या होता है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनर्जी रिलीज होती है बट एनर्जी के साथ बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटीज। अब हम बात करते हैं डिससिमिलैरिटीज की, डिफरेंसेस की। ओके एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहा है। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन एब्सेंट है या ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है।
क्लियर? नाउ एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O. एंड प्रोडक्ट्स एनर्जी के साथ क्या क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल. क्लियर है? एनर्जी दोनों में रहेगा. प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है और वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कम होती है. ठीक है? द एनर्जी रिलीज इज लेस व्हेन कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन. इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स में होता ऑलमोस्ट. ठीक है? अगर्स इन ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ईस्ट और बैक्टीरिया में भी होता है. बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है. और ह्यूमंस भी जो है टेम्परेरीली क्या शो करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं. जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तब हमारी बॉडी एनारोबिकली हमारे सेल्स रेस्पायर करते हैं. फिर जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया, दौड़ लिए, साइकिलिंग कर दी, तो हमारे जो क्रैम्स आते हैं, जो हमें दर्द होता है, हमारे पैरों में दर्द होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी ने एनारोबिकली रेस्पायर करा है. ग्लूकोज को उन्होंने ब्रेक डाउन करा है किसमें? ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ है लैक्टिक एसिड में. किसमें कन्वर्ट हुआ है? लैक्टिक एसिड में. और ये जो लैक्टिक एसिड है हमारे मसल सेल्स में कलेक्ट हो जाता है. हमारी मसल सेल्स जो है लैक्टिक एसिड से भर जाती हैं, जिसके कारण ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स पेन करवाते हैं. ठीक है? हमें पेन का जो सेंसेशन होता है आफ्टर हैवी फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्सरसाइजेस या साइकिलिंग और रनिंग, because of this lactic acid gets accumulated in our muscle cells. Okay, चलिए. Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? Okay, यहाँ पे ये पूछा है कि हम क्यों छींकते हैं जब हम ऐसी एयर, जब हम सांस अंदर लेते हैं और वो जो एयर हम अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा डस्ट है. ठीक है? फुल ऑफ मतलब लोडेड है, एयर लोडेड विद डस्ट. क्लियर? तो क्या होता है जब हमने ऐसी एयर इनहेल करी जो विच इज़ लोडेड विद एयर, विच इज़ लोडेड विद डस्ट, उसमें बहुत सारी डस्ट पार्टिकल है, तो हमें क्यों इतनी सारी छींक आती है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 3 है ये. तो क्या है इसका आंसर? When we inhale dust-laden air, the dust irritates the nose as a reflexive action. Dust is thrown out through sneezing. तो ये dust जो है हमें irritate करती है, हमारी nose को, हमारे जो hair present होते हैं ना nose में, उसको irritate करती है. उसको irritate करने के कारण हमारी body reflex action show करती है. ठीक है? reflex action show करती है, जिसके कारण हमें छींक आ जाती है. ओके? sneezing. और इसी स्नीजिंग के कारण जो डस्ट हमें नाक में इरिटेट कर रही थी वो नाक से, नोज से बाहर चली जाती है. थ्रोन आउट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक 3 टेस्ट ट्यूब, fill 3/4 of it with water. Label them A, B and C. Keep a snail in a test tube A, a water plant in a test tube B and in C keep both the snail and plant. Which test tube would have the highest concentration of CO2? ओके, हमने क्या लिया? हमने टेस्ट ट्यूब लिए, 3 टेस्ट ट्यूब लिए A, B, C. उसको 3/4 हमने फिल कर दिया किससे? पानी से. ओके, एक टेस्ट ट्यूब में, A टेस्ट ट्यूब में हमने स्नेल डाला, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर प्लांट डाला और टेस्ट ट्यूब C में हमने प्लांट और स्नेल दोनों ही डाला. तो कौन से टेस्ट ट्यूब में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ये हमें बताना है. तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि स्नेल वाले टेस्ट ट्यूब में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. ठीक है? टेस्ट ट्यूब A में CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. क्यों ज़्यादा होगा? इसलिए ज़्यादा होगा कि फोटोसिंथेसिस करते टाइम प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड. क्या रिक्वायर्ड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. अब टेस्ट ट्यूब B, C कहाँ पे? ठीक है, टेस्ट ट्यूब B में प्लांट प्रेजेंट है. टेस्ट ट्यूब B में क्या प्रेजेंट है? प्लांट प्रेजेंट है. तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेगी काय के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए. इसलिए हमें प्लांट टेस्ट ट्यूब B में कार्बन डाइऑक्साइड देखने को नहीं मिलेगा. Test tube A will have the highest concentration of CO2 because test tube A has a snail which expels out CO2 into the tube. Since the plant is present in both test tube B and C, the plants will inhale CO2 to decrease CO2 concentration.
thus there will be less concentration of CO2 in these tubes. ओके तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो स्नेल है, स्नेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, वो ऑक्सीजन अंदर लेगी और क्या रिलीज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए क्या होगा, टेस्ट ट्यूब ए के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, क्लियर है, और टेस्ट ट्यूब बी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा, क्योंकि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर जो है उनको टिक करना है। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोचेस में हवा कैसे घुसती, एयर कहाँ से वो इनहेल करते हैं, इनसाइड लेते हैं, तो लंग्स नहीं होता है, गिल्स नहीं होता, स्पाइरिकल जो है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हैवी एक्सरसाइज के कारण हमारी बॉडी में, सॉरी, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स फील होता है, हमें पेन सेंसेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है टेम्परेरीली एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, और रेस्पिरेशन करने के टाइम पे ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स में जाके बैठ जाता है और हमें हमारे पैरों में दर्द करवाता है, मसल्स में दर्द करवाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सेकेंड ऑप्शन लैक्टिक एसिड इज करेक्ट। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज। तो रेस्ट के टाइम पे जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो कितनी है, 15 to 18 टाइम्स। ओके, ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स। एक्सलेशन के टाइम पे रिब्स के साथ क्या होता है, जब हम जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी रिब्स जो होती हैं वो, उनका क्या होता है, वो मूव आउटवर्ड्स करती है, मूव डाउनवर्ड्स करती है, मूव अपवर्ड्स या डू नॉट मूव एट ऑल। एक्सलेशन के टाइम पे रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है, इनहेलेशन के टाइम पे रिब्स जो है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करती है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एक्सलेशन के टाइम पे डाउनवर्ड्स। ओके, चलिए अब इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। स्पाइरिकल्स, लैक्टिक एसिड 15 to 18 टाइम्स हम रेस्पायर करते हैं और मूव डाउनवर्ड्स, ये इसके आंसर्स हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, मैच द कॉलम करना है। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है। ईस्ट जो है वो क्या करता है, और भी है क्या, नहीं, चलिए, ईस्ट जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करता है और वो रिलीज करता है बाय प्रोडक्ट में क्या, एल्कोहल। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, एल्कोहल। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो चेस्ट कैविटी में तो प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कुछ और दिया है कि नहीं, तो डायफ्राम जो है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो इसका सही आंसर जो है फोर्थ। स्किन, स्किन क्या करता है भाई, स्किन अर्थवॉर्म जो है, ठीक है, अर्थवॉर्म जो है वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है ना। उसकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, एकदम स्लाइमी टाइप की दिखती है। तो क्यों दिखती है, क्योंकि वो अर्थवॉर्म जो होते हैं, केचुए जो होते हैं ना, वो अपनी स्किन के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज करते हैं। चलिए, लीव्स में गैसियस एक्सचेंज कौन करता है, तो भाई लीव्स में तो करते हैं स्टोमेटा। ओके, अब फिश के पास लंग्स नहीं होते, फिश के पास होते हैं गिल्स, तो गिल्स कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। फ्रॉग जो है वो लंग्स और स्किन दोनों से करते हैं, तो दैट इज सिक्स्थ, है ना, यस, सिक्स। ओके, तो जब फ्रॉग वाटर में होते हैं तो वो स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और जब फ्रॉग लैंड पे होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, तो वो किसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लंग्स के थ्रू। ओके, तो ये हमारे आंसर होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं, ईस्ट एल्कोहल, डायफ्राम फोर्थ हमने दिया है, स्किन का फर्स्ट अर्थवॉर्म दिया है, ठीक है, लीव्स, स्टोमेटा, फिश, गिल्स, फ्रॉग, लंग्स एंड स्किन। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे जवाब सही होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, mark true if the statement is true, sorry, mark T if the statement is true and F if it is false. Okay, हमें यहाँ पे true and false
क्या करना है, मार्क करना है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, एनर्जी डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम खाना खाने थोड़ी बैठते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाती है। तो भाई ये तो फॉल्स है। Plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only at night. Plants जो है photosynthesis तो सिर्फ only during day करती है, सिर्फ दिन के समय तो करती है, ये सही है, बट रेस्पिरेशन तो पूरे टाइम करेगी ना भाई। रेस्पिरेशन तो डे टाइम भी होता है और रात के समय भी होता है, क्योंकि उनको किसकी, एनर्जी की तो ज़रूरत है ना। तो रेस्पिरेशन का ऐसा कुछ नहीं है कि इसी टाइम पे होगा, कितने बजे से, सुबह 6 बजे से लेके, नहीं, रात के, जैसे रात होती है 7 बजे तक, तो इस रात के 7 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक ही सिर्फ प्लांट जो है रेस्पायर करेंगे, ऐसा नहीं है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ज़रूर डे के टाइम पे करते हैं, क्योंकि लाइट, सनलाइट उनको तभी मिलती है, बट रेस्पिरेशन पूरे टाइम होता रहता है। तो ये फॉल्स है, ओके, दिस इज फॉल्स। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, ट्रू है, फ्रॉग्स दोनों से ब्रीथ करते हैं। फिशेस हैव लंग्स फॉर नो, फिशेस हैव गिल्स for respiration. The size of the chest cavity increases during inhalation. True. जो chest cavity का साइज है वो increase हो जाता है जब हम सांस अंदर लेते हैं। तो कैसे होता है, डायफ्राम जो डोम शेप का होता है, जिसके ऊपर हमारे लंग्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो डोम शेप का डायफ्राम है, ओके, ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है, ये फ्लैट हो जाता है। और रिब्स हमारी आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती है, जैसे चेस्ट कैविटी जो है उसका एरिया बढ़ जाता है इनहलेशन के टाइम पे। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे आंसर्स और देखते हैं कितने हमने सही जवाब दिए। वैसे तो मैंने सारे ही सही जवाब दिए हैं, है ना। फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, यस ट्रू, फॉल्स ट्रू, ओके, मैंने सही जवाब दिए हैं सारे। आई होप आपने भी सारे सही जवाब दिए होंगे कि इसका ऐसा क्यों होना चाहिए। चलिए, given below is a square of letters in which are hidden different words related to respiration in organism. These words may be present in a direction upward, downward or along the diagonals. Find the words for your respiratory system. Clues about those words are given below the square. ठीक है, अब यहाँ पे हमें वो दिया है, स्क्वायर दिया है, इसमें से हमें वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, क्लियर। अब यहाँ पे क्लूज दिए, द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, ट्रैकियल ट्यूब, ओके, स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी, रिब केज, रिब्स, मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी की मस्कुलर फ्लोर क्या है, डायफ्राम होता है, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ, स्टोमेटा होता है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे सारे मैंने मार्क करके रखे आपके लिए आंसर। स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज स्पाइरिकल, इस क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज लंग्स, द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, नॉस्ट्रिल, anaerobic organism, an organism with tracheal system, ओके, यहाँ पे ये दो है जिसके हमें ऑर्गेनिज्म का नाम ढूंढना है। तो कुछ दिया है, जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास सारे आंसर्स दिए हैं। तो फर्स्ट का जो है ट्रैकिया है, सेकंड का रिब्स है, डायफ्राम, स्टोमेटा, स्पाइरिकल, ईस्ट और आंट जो है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला कौन है, ईस्ट, और क्या दिया है विद ट्रैकियल सिस्टम, आंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है हमारा ये रिब्स हो गया, ओके, ये वाला जो हो गया, ये दिस वन इज अवर रिब्स, और ये हमारा डायफ्राम। सबसे पहले तो हम ट्रैकिया ढूंढते हैं, ओके, और हमारा ये हो गया ट्रैकिया, सॉरी ट्रैकिया यहाँ से स्टार्ट होगा, ट्रैकिया, नॉस्ट्रिल जिससे हम सांस अंदर लेते हैं, है ना, और ये हमारा लंग्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से ही सब कुछ करके रखा है, स्टोमेटा, ओके, स्टोमेटा के बाद क्या हो गया, स्पाइरिकल्स, और क्या बचा है, एंट वेंट तो दिख ही नहीं रहा मुझे यार, ईस्ट, ये रहा यहाँ पे इस एकदम कॉर्नर पे ईस्ट हमारा बैठा हुआ है, और एंट तो अभी भी मेरे को नहीं दिखा भाई। ओके, लेट्स फाइंड आउट वेयर इज एंट, ये रहा, ओके,
तो ये है हमारे सारे जो हमको ढूंढने थे, हमने सब ढूंढ चुके हैं। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट जो होता है वो स्पायरिकल होता है, ह्यूमन में लंग्स होता है, through which we inhale nostril, anaerobic respiration east, और organism with a tracheal system, तो ant जो है इसमें भी tracheal system होता है, ठीक है। एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट जो होता है वो क्या होता है, ट्रैकिया होता है। डायफ्रम जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी नहीं स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है वो रिब्स है। मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाता है, ठीक है, वो क्या है, डायफ्रम। और लीव किप में जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, स्टोमेटा। तो यहाँ पे सभी चीज़ हमने मार्क कर ली है और यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर खत्म होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, माउंटेनियर्स जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं, क्यों कैरी करते हैं ये हमें बताना है। जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं ना वो, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर, ठीक है। 5 एल्टीट्यूड जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा का है उधर हवा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। ओके, तो जो एयर अवेलेबल है पर्सन के लिए वो क्या होता है, उसका लेवल कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे एयर का लेवल कम होता, एयर प्रेजेंट है पर एयर का लेवल जो है वो कम होता जाता है जितना ग्राउंड पे प्रेजेंट है। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट है। The amount of air available to a person is less than that available on the ground. Next question. Oh, यहाँ पे जो है हमारे NCERT solution, ठीक है, NCERT solution respiration in organism के होते हैं कंप्लीट। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के NCERT एग्जाम्पलर के सोल्यूशन। तब तक आपको हमसे जुड़े रहना है और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। Till then, keep watching. Thank you.